और अब हम लोग देखते हैं जिन्हुक को, जो कि बहुत ही पावरफुल पंच देकर मारता है उन 3 डिमोनिक ह्यूमन में से एक को। और वो इतना ज्यादा जोर का मुक्का देकर मारता है कि वो जो आदमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि आखिरकार तुम हमें मार क्यों रहे हो, हमने तुम्हें सब कुछ तो बता ही दिया। लेकिन जो जिन्हुक होता है उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है और उसको ऐसे देखकर वो सभी के सभी डिमोनिक ह्यूमंस बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। और जो कैंग जिन्हुक होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि सभी के सभी जो प्लेयर्स हैं वो 29th फ्लोर को क्लियर करने पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो डिमोनिक ह्यूमंस है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर टावर ऑफ ट्रायल के जो रेजिडेंट हैं उनको किडनैप कर रहे हैं। और जो रैग्नारोक के गोड्स हैं वो भी ऑलमोस्ट एनाइलेट कर दिए गए हैं ओलंपिस के गोड के द्वारा। और इस टाइम पर जो गंथफर है वो यहाँ पर फोर्सेस इकट्ठा कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि वो इंटर फ्लोर वॉर को बिगिन करने वाला है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रही हैं, उसकी जो तैयारी है वो अभी पूरी नहीं है, वो अभी भी इंटरमीडिएट फ्लोर के फेज पर ही है। और जो रेड की डिफिकल्टी है वो उसकी तैयारी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है। फिर जो जिन्हों होता है वो टीबोन को बोलता है कि इन सभी से डील करो, चलो जल्दी। लेकिन जो लड़की होती है वो बोलती क्या, तुमने तो कहा था कि तुम हमें जाने दोगे अगर हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हमने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है, आखिर तुम हमें कब जाने दोगे। लेकिन जो टीबोन होता है वो उनको बोलता है कि अरे यार तुम लोग ज्यादा डरो मत, मैं तुम लोगों को बस कहीं और शिफ्ट करने वाला हूँ। फिर वो अपनी रोबोटिक फॉर्म ले लेता है और उन तीनों डिमोनिक ह्यूमंस को पकड़कर आसमान में फेंक देता है और फिर से अपनी स्केलेटन वाली फॉर्म में आ जाता है। और जो जिन्हों होता है वो चलते चलते सिल्विया को बोलता है कि सिल्विया तुम अपने जंगल वापिस चली जाओ, मैं तुम्हारे जितने लोग हो सकता है उनको बचाकर वापिस भेज दूंगा। लेकिन जो सिल्विया होती है वो बोलती कि मिस्टर कैंग जिनुक, टेल्सन भी जरूर यहीं पर कहीं बंदी बनाकर रखा गया होगा और उसको भी जरूर से पैरासाइट के द्वारा इन्फेक्ट कर दिया गया होगा। मैं उसको बचाना चाहती हूँ रेंजर्स के नेम पर। और ये बात सुनने के बाद जो जिनुक होता है वो पलट कर बोलता है कि सिल्विया तुम इस जंगल में कदम रखना चाहती हो जहां पर बहुत सारे पैरासाइट हो सकते हैं और तुम्हें पता है ना, तुम तो उससे गुजर भी चुके हो, तुम्हें कैसा लगेगा। और ये बात सुनने के बाद भी जो सिल्विया होती है वो बोलती कि यस मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं अपने लोगों को खुद से बचाना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो कैंग जिनुक होता है एक प्यारी सी स्माइल करने लग जाता है और उसके जो बाकी साथी होते हैं वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि आखिरकार वो अब क्या बोलने वाला है। और जो जिनुक होता है वो बोलता है कि क्या, मैंने क्या कहा, वो खुद से वॉलंटियर कर रही है तो मैं उसको मना थोड़ी ना करूंगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ जहां पर हम लोग देखते हैं मेलिना को जो कि वीडियो कॉल लगा रही होती है ट्रिस्टन को और उससे सिचुएशन की रिपोर्ट मांग रही होती है। और जो ट्रिस्टन होती है वो उसको बताती है कि हाँ हम लोग यहाँ पर और ज्यादा स्लेव सोल्जर्स की तलाश कर रहे हैं जो कि लोअर फ्लोर से यहाँ पर पकड़ कर लाए हुए हैं और वो एल्फ से अलग कोई और प्रजाति हो, लेकिन हमें एल्फ से अलग कोई भी नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एल्फ ही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। फिर जो मेलिना होती है वो बोलती कि ठीक है ऐसे ही ढूंढती रहो और मुझे अपडेटेड रखना सिचुएशन के बारे में। और फिर जो मेलिना बोलती है उसको सुनकर ट्रिस्टन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मेलिना उसको बोलती कि हाँ हमेशा थोड़ी सी केयरफुल रहना। और ये बोलकर मेलिना जो होती है वो वीडियो कॉल को काट देती है। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ती है और वो बोलती कि तुमने सब कुछ देख लिया, क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर मेलिना बोलते कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे थे तो मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां पर मैं अपना काम चुपचाप कर सकूं। और ये बात सुनने के बाद उसके पीछे जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि डीमन एसोसिएशन का नया लीडर मॉडरेट ही होता है, जो कि बोलता है कि ओ तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क हो। फिर वो मेलिना को साइड हक करते हुए बोलता है कि तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करती रहो, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ तुमसे। और जो मेलिना होती है वो बोलती है मैं ह्यूमैनिटी को ब्रिंग डाउन करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो अपने मन में बोलते हैं कि यार ये मॉडरेट बहुत ही ज्यादा चिपकू है। फिर जो मेलिना होती है वो बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ से जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये बोलकर मेलिना वहां से जाने लग जाती है। लेकिन तभी वहां पर आ जाती है नाइटमेयर रेमिया जो कि उसको वेट करने के लिए बोलती है और वो बोलती कि अच्छा तो वो तुम हो जिसने उस लास्ट बैटल को भी सर्वाइव कर लिया जिसमें डिमोनिक ह्यूमंस का लीडर तक मारा गया था। तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है सर्वाइव करने का और तुमने बहुत सारे बैटल अपने दम पर ही सर्वाइव कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अच्छी सर्वाइविंग स्किल्स हैं। और जो मेलिना होती है वो बोलती कि और नहीं तो क्या, सर्वाइविंग से ज्यादा आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो रेमिया होती है वो बोलती कि या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। फिर जो नाइटमेयर रेमिया होती है वो बोलती कि अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, आखिरकार सर्वाइवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ही हो सकता है। लेकिन जो नाइटमेयर रेमिया होती है वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए मेलिना के कंधे पर एक छोटा सा कट मार देती है जिससे उसका खून थोड़ा सा निकलने लग जाता है। फिर वो अपनी स्किल सकबस ओथ को एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से जो मेलिना की बॉडी होती है वो वहीं की वहीं बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। फिर जो नाइटमेयर रेमिया होती है उसके मास्क को हटाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बार सर्वाइव कर चुकी हो।
इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी फिगर आउट करने के लिए कि आखिरकार तुम कौन से सीक्रेट जो है वो छुपा रही हो। और हम लोग देखते हैं उसका जो मास्क होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं ट्रिस्टन को, जिसकी वीडियो कॉल अभी ही एंड हुई होती है और मेलिना की लास्ट बात को सुनने के बाद वो थोड़ी सी चिंता में होती है और वो पीछे की तरफ मुड़कर बोलती है कि मुझे लगता है कि मेलिना खतरे में है। और ये बात सुनने के बाद जो जिनहुक होता है वो बोलता है कि क्या खतरे में? और ट्रिस्टन होती है वो बोलते है कि हाँ, मेलिना ने मुझसे केयरफुल रहने के लिए कहा और ये एक साइन है हमारे लिए। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि वो मुझे सच में केयरफुल रहने के लिए बोल रही हो, क्योंकि हम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा सस्पिशन जो है अभी के टाइम पर आ चुका है। ये बात सुनने के बाद जो कैंग जिनहुक होता है वो बोलता है कि अरे यार, ऐसी चीजों के लिए तो तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए जब तुम किसी के लिए जासूसी कर रही हो। और वैसे भी मेलिना कोई अमेच्योर नहीं है, मुझे पता है कि वो पक्का फाइन ही होगी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन तभी जो कैंग जिनहुक के साइड में बैठी होती है सिल्विया, वो उसको बोलती है कि मिस्टर कैंग जिनहुक, क्या मैं आपसे एक सेकंड के लिए बात कर सकती हूँ अकेले में? फिर वो उसको अकेले में ले जाती है। वो बोलती है कि ये लड़की तो उन्हें डिमोनिक एसोसिएशन के लोगों में से एक है ना, जिन्होंने मुझे इन्फेक्ट किया था। क्यों, मैंने सही कहा ना? और जो जिनहुक होता है वो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ये उनमें से एक हुआ करती थी। और ये बात सुनने के बाद जो सिल्विया होती है वो बोलती कि आपको तो इतना ज्यादा अकल होनी चाहिए ना कि आप इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो आपकी पीठ में कभी भी छुरा घोंप सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों को अपने साइड में रखकर काम क्यों कर रहे हो जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते? ये बात सुनने के बाद जो जिन्हुक होता है वो थोड़ा सा सोचता है और वो बोलता है कि सिल्विया, क्या तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तुमने भी तो मेरे ऊपर अपना तीर धनुष तान दिया था और उससे हमला किया था? ये बात सुनने के बाद जो सिल्विया होती है वो बोलती कि अरे वो तो मैंने ऐसे ही, और वो बात को काटने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी जो जिन्हुक होता है वो बोलता है कि देखो, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा कि तुम पहले मेरी दुश्मन हुआ करती थी, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि तुम जैसे मेरी दुश्मन हुआ करती थी एक टाइम पर, अब नहीं हूं, वैसे ही उस लड़की को भी ट्रीट करो। और तुम अकेली ऐसी नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले मेरे दुश्मन हुआ करते थे लेकिन अब मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे एलाई हो गए हैं। वहां पर हमें बहुत सारे लोगों की फोटोज दिखाई गई है और उसके साथ में हमें एलिस की फोटो भी दिखाई गई है जो कि उसके साथ होती है। और जो जिन्हों होता है वो बोलता है कि आयरनिकली जो लोग मुझे मारना चाहते थे अभी के टाइम पर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरी लाइफ में। तो हाँ, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को एक मौका देकर देखो, भले ही तुम उसको लाइक क्यों ना करती हो, लेकिन उसे एक मौका तो जरूर देना चाहिए। और अगर वो कोई चालाकी करेगी तो तुम उसको कभी भी मार सकते हो, क्यों, है ना? ये बात सुनने के बाद जो सिल्विया होती है थोड़ा सा सोच विचार करने लग जाती है अपने मन के अंदर ही। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हम लोगों को दिखाई जाती है ट्रिस्टन, जो कि बोल रहे थे कि हम लोग वहां पर पहुंच गए, यही वो जगह है, द चर्च वेयर द डेड स्लीप। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि बाहर बहुत सारे जो एल्फ होते हैं और जो डिमोनिक एसोसिएशन के लोग होते हैं वो उस मंदिर के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। फिर जो ट्रिस्टन होती है वो बोलते हैं कि उन लोगों ने अपने सभी स्लेव सोल्जर को अंडरग्राउंड लेवल पर ही रखा होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेलिना भी वहीं कहीं पर नीचे ही होगी। और फिर वो बोलते कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस जगह पर चुपचाप घुस पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो जिन्हों को होता है उनको बोलता है कि अटैक करने से पहले याद रखना कि ये थोड़ा सा एनोइंग हो सकता है, लेकिन हमें इन एल्फ को थोड़ा सा भी हर्ट नहीं करना। ये लोग अभी भला ही तुम्हें सोललेस से लग रहे होंगे, लेकिन ये लोग मेरी कुकिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो चलो अब अटैक करो। और ये बात सुनने के साथ ही जो टी बोन, फ्रे और ट्रिस्टन होते हैं वो आगे की तरफ चले जाते हैं अटैक करने के लिए। और उनको ऐसे अटैक करता हुआ देखकर सिल्विया थोड़ी सी शॉक होती है और सभी लोग उन इन्वेडर्स को आता हुआ देखकर उनके ऊपर जवाबी हमला करने लग जाते हैं। और जो ट्रिस्टन होती है वो अपने हंटर का इस्तेमाल करती है और एक डिमोनिक एसोसिएशन के मेंबर को पकड़कर बहुत ही ज्यादा जोर से हवा में फेंक देती है और एक का मामला वहीं पर खत्म कर देती है। और जो हमारा टी-बोन होता है वो अपनी एंटी पैरासाइट मेडिसिन स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी एल्फ के पेट से उस पैरासाइट को बाहर निकालने लग जाता है और उनको खत्म करने लग जाता है। और जो टी-बोन होता है वो ट्रिस्टन को बोलता है कि ट्रिस्टन, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पर चीजों को तुम संभाल लेना। और जो ट्रिस्टन होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि पीछे फ्रे और जो टी-बोन होता है वो और एल्फ की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं ट्रिस्टन के पीछे वही डिमोनिक एसोसिएशन का मेंबर आ जाता है जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रिस्टन ने दूर फेंका होता है। और वो बोलता है कि तुम ट्रेटर कहीं की, मर जाओ। और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सर में एक बहुत ही ज्यादा जोर की तीर आकर लगती है। और ये तीर किसने मारी होती है? ऑफ कोर्स हमारी सिल्विया ने। और सिल्विया बोलती कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दिमाग में कोई भी अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर लो। मैं तुमको बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लोगों की मदद कर रही हो।
अगर मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी शक हुआ तो मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाऊंगी तुम्हारे सर में तीर मारने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो ट्रिस्टन होती है वो बोलती कि थैंक यू मदद करने के लिए। और ये सब कुछ होता हुआ हमारी फ्रे देख लेती है, वो बोलती है कि क्या मिस सिल्विया ने मदद की मिस ट्रिस्टन की, आखिरकार मैं इसको कैसे प्रोसेस करूं। और फिर वो बोलती है कि लास्ट नाइट तक तो मिस सिल्विया बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कोऑपरेट करने के लिए मिस ट्रिस्टन के साथ, आखिरकार ऐसा क्या हुआ एक रात के अंदर ही कि अब वो बिल्कुल अच्छे से कोऑपरेट कर रही है मिस ट्रिस्टन के साथ। और जो जिन्हों को होता है उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है कि शायद से सिल्विया भी समझ चुकी है कि कई बार हमें कुछ चीज पाने के लिए जो हमें चाहिए तो हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो कि हम नहीं करना चाहते। ये बोलते हुए हमें हमारी मिस एलिस दिखाई जाती है जो कि अभी बोट पर सवार होती है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि मेलिना के पीठ के ऊपर कोड़े बजा रहा होता है मोड्रेड, और वो बोल रहा होता है कि मेलिना, मैंने तो सोचा था कि तुमने ब्यूटी और स्किल दोनों को पोजेस कर रखा है, लेकिन देखो तो तुम आखिरकार अंदर से कितनी ज्यादा घटिया निकली। आखिरकार वो सभी औरतें ऐसा क्यों करती है जिनके अंदर मैं इंटरेस्टेड होता हूँ। और ये बात बोलने के साथ ही मोड्रेड जो होता है वो रो भी रहा होता है साथ के साथ में। और फिर वो नाइट में रेमिया से पूछता है दोबारा से कि मैं आपसे एक बार और पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पक्का श्योर है कि ये जो हमारी मेलिना है वो गद्दार है। और जो रेमिया होती है वो बोलती कि ऑफ कोर्स, क्या तुमने उस निशान को नहीं देखा था जो मेरी सकबस ओथ स्किल के एक्टिवेट होने के बाद इसके मुंह पर आया था। इसका मतलब ये हुआ कि इसने पहले से ही किसी आदमी या फिर किसी इंसान के लिए अपने आप को सबमिट कर रखा है और दूसरा कोई और इसके ऊपर सबमिशन नहीं लगा सकता। और ये बात सुनने के बाद जो मोड्रेड होता है वो बोलता है कि जल्दी बोलो आखिरकार कौन वो आदमी है जिसके लिए तुम इतना नीचे गिर चुकी हो। हाँ। और जो रेमिया होती है वो बोलती कि मोड्रेड यार, ये बिल्कुल ऑब्वियस सा सवाल है, थोड़ा सा सोच के देखो, जितनी भी सिमिलैरिटी है उन सिचुएशन में जहां ये सरवाइव करके भागी है वहां पर सिर्फ एक ही आदमी है जो अपीयर हुआ था और उसका नाम है कैंग जिनहुक। और मुझे लगता है कि ये उस इंसान के साथ जब से ही काम कर रही है जब से ये कैंग जिनहुक से पहली बार मिली थी। और जो मेलिना होती है वो बोलती कि अरे यार एक बार मेरी बात तो सुन लो, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। और जो नाइट में रेमिया होती है उसकी ये बात सुनने के बाद एकदम से ही बोलना स्टार्ट कर देती कि हाँ, अब तो तुम यही बोलोगी ना कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं बस अनलकी थी। आखिरकार तुम कब तक इस घटिया से एक्सक्यूज को लेकर बैठी रहोगी। तुम जितनी भी बार उस इंसिडेंट में फंसी हो इससे ये क्लियर हो चुका है कि उन सभी सिचुएशन को कंटिन्यूअसली ओवर एंड ओवर होते रहने देना ये तुम्हारी चॉइस थी। तो प्लीज जब तुम मरने वाली हो तो मेरे लिए इस बकवास को अपने अंदर ही रखना कि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। और ये बात जैसे ही रेमिया खत्म करती है तो तभी वहां पर एक डिमोनिक एसोसिएशन का मेंबर आ जाता है चिल्लाते हुए कि मिस्टर मोड्रेड आप यहाँ पर हो। और जो मोड्रेड होता है वो बोलता है क्या यार, अभी तो हमने इसको पीटना स्टार्ट किया था, तुम अभी क्यों आ गए। और जो डिमोनिक एसोसिएशन का मेंबर यहाँ पर आया होता है वो बोलता है कि हमारे टेम्पल के अंदर इंट्रूडर्स आ गए हैं। और मोड्रेड बोलता है कि क्या इंट्रूडर्स यहाँ पर एकदम से कैसे। वो बोलता है कि वेल हाँ, यहाँ पर एक जायंट रोबोट है जिसने इन्वेड कर दिया हमारे टेम्पल के अंदर। और हम लोगों को दिखाया जाता है टी बोन जो कि बहुत ही पावरफुल तरीके से अंदर की तरफ घुस रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो। और जो डिमोनिक एसोसिएशन के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जल्दी से झुक जाओ, पीछे भागो, आखिरकार एक रोबोट टावर ऑफ ट्रायल में कर क्या रहा है। और हम लोग देखते हैं कि बाहर की तरफ उसकी जो चिल्लाने की एक्साइटमेंट की आवाज होती है टीबोन की, वो बाहर की तरफ आ रही होती है। और जो फ्रे होती है वो बोलती कि मैं यहाँ तक भी मिस्टर टीबोन की एक्साइटमेंट सुन सकती हूँ। और जो जिन्हों होता है वो बोलता है कि हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि टीबोन बहुत टाइम से किसी के साथ लड़ाई नहीं किया है। और फिर जो जिन्हों होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमारा अंदर जाने का टाइम हो गया है, तो प्रे ट्रिस्टन चलो अंदर की तरफ चलते हैं। और अंदर जाते टाइम जो जिन्हों होता है वो सिल्विया को बोलता है कि सिल्विया इन सभी के ऊपर नजर रखना जब तक ये अपने होश में नहीं आ जाते। और हाँ, मैं अभी 1 सेकंड के अंदर वापस आया मिस्टर टेल्सन को सेव करके। और जो सिल्विया होती है एक प्यारी स्माइल देती है ये दिखाते हुए कि वो जिन्हों के ऊपर ट्रस्ट करती है। और अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लोग देखते हैं जो डिमोनिक एसोसिएशन के लोग होते हैं फुल्ली तैयारी कर रहे होते हैं कैंग जिन्हों के लिए। उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे जो ट्रैप हैं वो लगा दिए होते हैं और वो ड्राम्स के पीछे या फिर बक्सों के पीछे छिप कर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर जो होता है वो मोड्रेड को बोलता है कि हमने हर एक फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयारी कर ली है उन इन्वेडर्स के लिए, वो हमारे जाल से नहीं बच पाएंगे। और जो मोड्रेड होता है वो बोलता है कि ठीक है फिर आने दो उन्हें, आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेस में ऐसे ही बिना किसी डर के घुसने की, उन्हें मैं बताऊंगा कि आखिरकार
ऐसे घुसने का अंजाम क्या होता है। और जब वो हम तक यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो हमारे ट्रैप्स और लोगों का सामना करते हुए बहुत ही ज्यादा थक चुके होंगे और बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ये जो इंसान होते हैं वो अपना असली रंग तभी दिखाते हैं जब वो सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब होते हैं। और फिर जो मॉडरेट होता है वो बोलता है ग्लटनी को कि मैं उन सभी इंसानों को ग्लटनी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, आप उन्हें खाकर अपना पेट भर लेना। और जो ग्लटनी होता है वो बोलता है कि हाँ यार, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वैसे भी मैं उन स्लेव सोल्जर्स को नहीं खाना चाहता था क्योंकि वो मिस्टर गंथवर के हैं। मैं आशा करता हूँ कि वे जो घुसपैठी हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करते होंगे। और जैसे ही वो ये बात बोलता है तो उनके सर के ऊपर की जो छत है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हिलने लग जाती है और ग्लटनी बोलता है कि आखिरकार ये कैसी आवाज़ है। और जो मॉडरेट होता है वो बोलता है कि शायद से अर्थक्वेक आया है, लेकिन जो नाइटमेयर रेमिया होती है वो बोलती है कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। और जो बाकी के डिमोनिक एसोसिएशन के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग ऊपर जाकर देखते हैं कि आखिरकार ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनके सर के ऊपर की जो छत होती है वो उनके ऊपर ही गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर टी बोन, कैंग जिनहुक, ट्रिस्टन और फ्रे आ जाते हैं। और जो जिनहुक होता है वो बोलता है कि क्या यार, तुम लोग तो छुपने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। मुझे लगा था कि सीढ़ियों से आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट ले लिया, क्यों, कैसा रहा। और जो ग्लटनी होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम उन रास्तों को चूज नहीं करते जो तुम्हारे लिए खतरनाक होते हैं, क्यों, मैंने सही कहा ना। और हाँ, वो सभी के सभी ट्रैप्स, हमारी प्रिपरेशन, वो बिल्कुल यूजलेस निकली। मेरे सबॉर्डिनेट के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। लेकिन जो कैंग जिनुक होता है वो नोटिस करता है कि ग्लटनी के पीछे जो गेट होता है डीमन रेल्म का वो बहुत ही ज्यादा पहले से ही ओपन हो चुका है। और जिनुक अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि अब तक उस गेट से कितने डीमंस जो है बाहर आ चुके हैं। और जो ग्लटनी होता है वो बोलता है कि ओ कैंग जिनुक, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या स्लोथ के बेस पर कब्जा करना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तुम भी मेरे जैसे ही लालची हो यार, बिल्कुल। और जो जिनुक होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर चिट-चैट करने के लिए आया हूँ? चलो इन सब बकवास बातों को बंद करो और मेरे साथ लड़ने की तैयारी करो। और जो गलत नहीं होता है वो बोलता है कि मैं भी एग्जैक्टली यही करना चाहता हूँ और गंथवर बहुत ही ज्यादा खुश होगा अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया। और जो जिनुक होता है वो बोलता है प्रे, तुम उस घटिया सी दिखने वाली चीज के साथ निपटो और टीबोन ट्रिस्टन तुम मोड्रेड को संभालो। और रही मेरी बात, और यहाँ पर फिर जो कैंग जिनुक होता है वो अपनी आई ऑफ ग्लटनी स्किल को एक्टिवेट करता है और नाइट में रेमिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं उस पंखों वाली लड़की को संभालने वाला हूँ। और फिर हम लोगों को दिखाई जाती है नाइट में रेमिया का स्टेटस बार, जिसमें उसकी कॉपी कंडीशन ये होती है कि जो लेमिया होती है वो फुल्ली डिपेंडेंट है उसकी चांस स्किल के ऊपर। अगर उसने उसकी स्किल लगने के बाद भी अपने होश को नहीं खोया तो वो उसकी कोई भी एक स्किल को कॉपी कर सकता है। और ये स्किल देखने के बाद, कॉपी कंडीशन देखने के बाद, जो जिनको होता है वो बोलता है कि यार ये सुनने में आसान तो नहीं है, लेकिन ट्राई करने में आखिरकार जाता ही क्या है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है 29th फ्लोर के ऊपर द ग्रेट ओशन की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं जो मिस एलिस का चमचा होता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो बोलता कि मिस एलिस, जैसा कि आपने बोला था, आपने बहुत ज्यादा वेट कर लिया, लेकिन मैंने आपकी शिप वैसी ही बनाई है जैसे आपने मुझसे बनाने के लिए कहा था। और फिर हमें दिखाई जाती है ऐसी सी शिप जिसके आगे की तरफ कैंग जिनुक का एक मरमेड टाइप का पुतला लगा होता है। फिर वो बोलता है कि देखिए मैडम, ये जो शिप है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उस शिप को देखकर बाकी के सभी जो लोग होते हैं वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और जो बैलेस होता है वो बोलता है कि हाँ, उसका नाम बैलेस ही है, मुझे याद आ गया। वो बोलता है कि हमने 29th फ्लोर के सबसे अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया है इस शिप को बनाने के लिए, और साथ में 66 जो प्लेयर है वो आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बात सुनने के बाद जो एलिस होती है वो बोलती कि अमेजिंग, मजा आ गया, तो चलो फिर सेट द सेल और गेट ऑन द बोर्ड। और फिर हम लोग देखते हैं सभी लोग शिप के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और बाकी के जो लोग होते हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि वाह यार, दी फेमस मिस एलिस के साथ क्रूमेट बनकर जाना, ये तो बिल्कुल सपना सच होने का जैसा है। लेकिन एक मिनट, कैंग जिनुक कहाँ पर है? वो मुझे यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगा था कि ये लोग डेट कर रहे हैं। और जो दूसरी होती है ओफेलिया, वो बोलती कि तुमने तो बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया है। और जो एलिस होती है वो बोलती कि हाँ, जितनी बड़ी शिप होगी उसको हैंडल करने के लिए मुझे उतने ही लोगों की नीड होगी। और जो ओफेलिया होती है वो बोलती कि मिस एलिस, क्या आप पक्का श्योर हैं कि आप विदाउट मिस्टर कैंग जिनुक के यहाँ पर लीव करने वाली हैं? और जो मिस एलिस होती है बोलती है ऑफ कोर्स, वो उसी ने तो मुझसे कहा था कि मैं उसके बिना निकल जाऊं, तो मैं उसको दिखा देती हूँ कि इस बार मुझे टावर ऑफ ट्रायल के इस पड़ाव को पार करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की कोई भी नीड नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि कैंग जिनुक, मैं ये चाहती हूँ कि तुम पूरी तरीके से मेरी अब्सेंस को फील करो। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है कैंग जिनुक की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो नाइट में रेमिया होती है वो अपने
एक्सक्लूसिव बैरियर को एक्टिवेट कर देती है और बोलती कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है, तो तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। लेकिन एक मेल ह्यूमन होने के साथ ही तुम मुझसे अकेले फाइट करने के लिए आ गए, ये तो बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम किया है तुमने, या फिर कहें कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी का। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने एक्सक्लूसिव बैरियर सकबस हैराम को एक्टिवेट कर देती है और उसके आसपास बहुत सारी सेक्सी से दिखने वाली उसी की जैसी लड़कियां वहां पर आ जाती हैं। वो बोलती कि मैं तुम्हें रियलाइज करवाऊंगी कि तुमने अपनी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन लिया है मुझसे अकेले भिड़ने का, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारी सबसे बेस्ट चॉइस हो अपनी लाइफ की। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं जो फ्रे होती है वो ग्लटनी के साथ लड़ाई कर रही होती है, लेकिन जो ग्लटनी होता है वो अपनी स्किल इधर डिवोर को एक्टिवेट कर देता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और इस ब्लास्ट को मोड्रेड भी देख रहा होता है और मोड्रेड बोलता है कि क्या यार, ये तो एक छोटी सी लड़की के ऊपर भी इजी नहीं जा रहा। वैसे मैंने इससे ज्यादा कम एक्सपेक्ट भी किया नहीं था मिस्टर ग्लटनी से, तो फिर मैं यहाँ पर खड़ा तो रह नहीं सकता, मुझे भी लड़ाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये बोलते ही जो मोड्रेड होता है वो फ्लोर को उठाकर खाने लग जाता है अपनी स्किल बिंगे को एक्टिवेट करके। और ये सब कुछ देखकर जो टी बोन और ट्रिस्टन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो पिग फ्लोर को क्यों खा रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे वो फ्लोर को खाता है तो उसका जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है और वो इसको बोलता है बिंगे वेट गेन मूड। और वो बोलता है कि ये जो स्टोन है तो बहुत ही ज्यादा बुरा टेस्ट कर रहे हैं, मुझे इंसान का मीट खाना है, और वो भी एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की का। और वो ये सारी बातें ट्रिस्टन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, लेकिन जो टी बोन होता है वो बोलता है कि मिस ट्रिस्टन आप आगे बढ़िए, इस सुअर को मैं संभाल लेता हूँ। और ये बात सुनने के बाद जो ट्रिस्टन होती है वो बोलती है लेकिन टीबोन आप इसको अकेले नहीं संभाल पाओगे। लेकिन जो टीबोन होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें हमारी कंपनी के उन 3 रूल्स के बारे में पता है। और ये बोलते हुए वे उस पिग या फिर कहीं की मोड्रेड के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, हाथों में हाथ फंसाता है और लड़ाई करने के साथ ही बोलता है कि सबसे पहला रूल ये है कि जब जरूरी हो तो आगे बढ़ो और लड़ाई करो। और ये बोलकर टी बोन जो वो लड़ाई करने लग जाता है और ट्रिस्टन को जल्दी करने के लिए बोलता है। और जो ट्रिस्टन होती है वो भी वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जो मोड्रेड होता है वो टी बोन के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है और ट्रिस्टन वहां से भागते हुए अपने छाती पर हाथ लगाते हुए बोलते हैं कि क्या मेरी जो छाती है वो तो बिल्कुल फटने ही वाली है, मैं ये सब कुछ फील कर रही हूँ वो भी एक स्केलेटन के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक साथ ध्यान लगाना होगा और मुझे मेलिना को ढूंढना होगा। और हाँ, क्या मास्टर ठीक होंगे? वैसे एक सबक से एक इंसान का और खासकर कि एक आदमी का लड़ाई करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जैसे ही जिनहुक की बात होती है तो सीन शिफ्ट हो जाता है जिनहुक की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं जिनहुक नाइटमेयर रेमिया के सभी क्लोन्स को डोज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और जो नाइटमेयर रेमिया होती है वो बोलती कि मुझे तुम्हारी प्रेफरेंस का नहीं पता था, तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा तुम्हारे लिए तैयार कर दिया, तो जाओ और चूज कर लो किसी को भी। लेकिन जो जिनहुक होता है वो उनमें से किसी को चूज नहीं करता, वो अटैक करके उनके सभी क्लोन्स को वहीं के वहीं खत्म करने लग जाता है। और जो नाइटमेयर रेमिया होती है वो बोलती कि आखिरकार तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, मेरे इन क्लोन को स्ले करने में कोई भी फायदा नहीं है, तो जल्दी करो और अपने आप को सरेंडर कर दो प्लेजर को, और फिर सब कुछ अच्छा फील होने लग जाएगा। और जो जिनहुक होता है वो बोलता है कि क्या मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, वैसे मुझे ये फिजिकली फोर्स करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उन लोगों के साथ जिन्हें मैं बेरली जानता हूँ। और जो नाइटमेयर रेमिया होती है वो बोलती कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टफ एक्ट कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए नहीं खोलोगे तुम इस बैरियर से कभी भी एस्केप नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम यहाँ पर मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो तो बाहर की तरफ तुम्हारे जो सुबॉर्डिनेट है वो एक एक करके मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो जिनहुक होता है वो बोलता है कि क्या यार, मुझे वैसे पसंद नहीं अपने दिल के दरवाजे किसी स्ट्रेंजर्स के लिए खोलना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो जल्दी करो, अब मैं और नहीं भागने वाला, तो जल्दी करो, मेरे दिल में झांको और इन सबको खत्म करो। ये बात सुनने के बाद जो नाइटमेयर रेमिया होती है वो बोलती कि मैं एडमायर करती हूँ तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को, लेकिन मैं तुम्हें साबित कर दूं कि कितनी बड़ी गलती कर दी है मेरे साथ अकेले लड़ाई करने की। फिर हम लोग देखते हैं जो नाइटमेयर रेमिया होती है वो जिनहुक के छाती में हाथ गड़ाते हुए अपनी सकबस ओथ को एक्टिवेट कर देती है और वो कैंग जिनहुक के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। और वो अंदर जाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर एक छोटी सी भी डिजायर हुई मुझे पाने की तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है एक हेल्दी अडल्ट मैन के लिए रजिस्ट करना एक सकबस को कंप्लीटली। तो देखना, मैं बिल्कुल डीपेस्ट जाऊंगी और डार्केस्ट डिजायर को बाहर लेकर आऊंगी तुम्हारे मन की। लेकिन जैसे वो
जिन्हों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि उसके दिमाग के अंदर तो बहुत सारे भावनाओं का जो बवंडर सा है वो बना हुआ है। वो देखती कि उसके अंदर होती है एंजाइटी, रेसिस्टमेंट, डिस्पेयर, और वो बोलती कि इसका जो दिल है वो तो बिल्कुल डार्कनेस से भरा हुआ है। और इतनी सारी डार्कनेस को अपने दिल में इकट्ठा लेकर घूमना, ये कैसे हो सकता है? इसको तो बहुत ही देर पहले या फिर कहें कि बहुत ही दिनों पहले टूट जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है? लेकिन फिर जो नाइटमेयर रेमिया देखती है, उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर जो है, उसको अभी के अभी हराया होता है हमारी मिस एलिस ने। और जो मिस एलिस होती है वो बोलते हैं कि हो, ये हमारा पहला शिकार है, तो इसको जल्दी से डिसमेंटल कर लो और इसको स्टोर कर दो। हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं इमीडिएटली। और बाकी के जो लोग होते हैं वो उसका कहा मानते हैं। और फिर जो मिस एलिस होती है वो कैबिन के अंदर जाती है और वो थोड़ा सा सैड हो जाती है, और उसके साइड में ही खड़ी होती है हमारी वोलियंग। जो वोलियंग होती है वो बोलते कि मिस एलिस, आप उन लोगों के लिए इतनी ज्यादा काइंड क्यों हो? और जो एलिस होती है वो बोलती है क्योंकि मुझे उनके लिए काइंड बनना पड़ेगा, मुझे उन लोगों की स्ट्रेंथ की जरूरत है ताकि मैं इस ग्रेट सी को डोमिनेट कर पाऊं विदाउट माय कॉन्ट्रैक्टर के पावर के, यानी कि विदाउट कैंग जिनहुक के। तो मुझे उन लोगों की जरूरत पड़ेगी ही। फिर जो एलिस होती है वो लियन को बोलती है कि क्या तुम्हें हमारी कंपनी के सेकंड रूल के बारे में पता है? हमें उन सभी लोगों के साथ हाथ मिला लेना चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। और इसी तरीके से मैं उससे मिली थी, यानी कि कैंग जिनहुक से। और जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो मैं सोचने लग गई थी कि हमारी जो बॉन्ड है वो एक कॉन्ट्रैक्टर से ज्यादा है। लेकिन उसने हमेशा से एक क्लियर लाइन मेंटेन रखी थी हम दोनों के बीच में। मैं ही इकलौती ऐसी लड़की थी जो डिल्यूजन में जी रही थी कि हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशनशिप है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप से ज्यादा है। उसे मेरी पावर चाहिए थी और ये सब कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट हुआ था जैसे कि बाकी प्लेयर्स को मेरी पावर्स की जरूरत है, वो भी उनमें से एक ही है। और हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर बेस्ड है। और जैसे ही वो ये सारी बातें वोलियन को बता रही होती है, तभी पीछे से आवाज आती है कि मिस एलिस, हमें एक आइसलैंड दिख रहा है। और ये बात सुनने के बाद जो मिस एलिस होती है वो फिर से जोश में उठती है और वो बोलती कि ठीक है, फिर हम उस आइलैंड के ऊपर उतर रहे हैं। और वो अपने सभी साथियों को फिर से चेयर अप करने लग जाती है। लेकिन जो वोलियन होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि आप बिल्कुल गलत हैं। आपको क्या लगता है कि वो आपके बारे में इस तरीके से सोचता है? नहीं, आप उसके लिए एक मेरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रिलेशनशिप नहीं हो, बल्कि वो तो आपको ऐसी नजर से देखता है जिससे वो उस नजर से किसी और को देख ही नहीं सकता। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं नाइटमेयर रेमिया को, जो कि देखकर कुछ शौक हो जाते हैं। और उसके सामने होता है मिस एलिस का एक बहुत ही बड़ा रूप, और वो बोलती कि क्या इसके दिल में तो सिर्फ एक ही लड़की है, और ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है। इनका जो प्यार है वो बहुत ही ज्यादा डीप और नोवल है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि नाइटमेयर रेमिया की गर्दन को कैंग जिनुक वहां पर आकर पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता लगा। और जो रेमिया होती है वो बोलती है कि लेकिन कैसे, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो इतनी सारी फीलिंग्स को दबाए रखने के बाद भी? ये तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगी ना तुम्हारे लिए, इन सब फीलिंग्स को ऐसे छुपा के रखना। आखिरकार तुम इन चीजों को एंड्योर कैसे कर रहे हो? और जो जिनुक होता है वो बोलता है कि क्योंकि मेरे पास यही इकलौता ऐसा रास्ता है। शायद इस रास्ते से हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और शायद से उसको इन सब से थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन मुझे इस रास्ते पर चलना ही होगा जिसके ऊपर मैं काउंटलेस टाइम चल चुका हूँ, क्योंकि यही इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे मैं एलिस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ।